ओके, मैं जानता हूँ मैं बहुत दिन बाद आ रहा हूँ। आप लोग मेरी आंखें देखो। लग रहा हूँ कि ऐसा मतलब भूत टाइप बैठा हुआ हूँ, ना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ। मेरे को प्रॉपर स्लीप चाहिए भाई। ओके। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम जाएंगे अभी क्वेश्चन आवर्स पे। लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन आवर्स से डिस्कशन अपना स्टार्ट करेंगे। तो एक पार्लियामेंट्री सेशन में कितने टाइप के आवर्स होते हैं? टू टाइप ऑफ आवर्स। पहला क्वेश्चन आवर होता है, दूसरा इज जीरो आवर। तो क्वेश्चन आवर होता क्या है? क्वेश्चन आवर होता है पहला घंटा, पार्लियामेंट्री सेशन की स्टार्टिंग का पहला घंटा क्वेश्चन आवर होता है। इसमें क्या होता है, एमपी जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई तुम्हारी मिनिस्ट्री में ये जो पॉलिसी आई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, इसमें जो पैसा लगा है उसका यूज कैसे हो रहा है। ये क्वेश्चन है नॉर्मल डेली वर्किंग ऑफ द हाउस में काम आते हैं। एक नॉर्मल सर्कमटेंसेस में 20 दिन पहले अपन को क्वेश्चन सबमिट करने पड़ते हैं। 20-15 शायद से अभी 15 दिन हो चुका है, 15 दिन पहले अपन को सबमिट करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। लेकिन ये इमरजेंसी पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जीरो टाइम जीरो आएगा ना, तब उस टाइम हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी क्वेश्चन को हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? पहले होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, सेकंड इज स्टार्ट क्वेश्चन, थर्ड इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है? हर दिन में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो अनस्टार्ट, इसका आंसर हमको मिनिस्ट्री से रिटर्न में चाहिए। एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि ओरल में आंसर बता दो, तो वो स्टार्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। स्टार्ट क्वेश्चन में अगर हम सीधे क्वेश्चन पूछें, जैसे कि मैं खड़ा हूं सामने, मेरे सामने एक मिनिस्टर खड़ा है किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड। अब मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, भाई ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंडर ये आर्टिकल 2 है, इसमें कितना पैसा लगा है? तो वो मिनिस्टर मेरे को बताएगा कि इतना इतना पैसा लगा, या फिर कोई भी मतलब जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस का हो, वो क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं स्टार्ट क्वेश्चन में। तो ओरल आंसर मिलेंगे उसके, जो मिनिस्टर होगा वो हमको ओरली आंसर करेगा, और उस ओरल आंसर के साथ साथ हम और क्वेश्चन पूछ सकते हैं जुड़ा हुआ। जैसे कि मिनिस्टर से मैंने पूछ लिया कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसने मुझे प्रॉब्लम्स बता दी। तो फिर मैं उससे पूछूंगा कि तुमने इसके लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आए हो जिससे ये पॉलिसी परफेक्टली आपके डिपार्टमेंट से आगे जाके इम्प्लीमेंट हो। तो ये अल्टरनेट क्वेश्चन हो गया, साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन काम करता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए मतलब कोई टाइम नहीं, ठीक है। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन मतलब क्या होता है? ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है। इसके लिए बस 10 दिन, 10 दिन से कम में हम क्वेश्चन दे सकते हैं, और ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, तो इसको हमको आंसर मिलेगा। और ये कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मतलब नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या फिर कोई इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा लॉ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर डिस्कशन बहुत ज़्यादा जरूरी है और इस पर क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना देश में दंगे हो जाएंगे। तो वो हो जाएगा अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। लाइक स्टार्ट क्वेश्चन, दे आर आंसर्ड ओरली फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। देखो स्टार्ट क्वेश्चन भी ओरली आंसर्ड होते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी ओरली आंसर्ड होते हैं। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भाई चलो नेक्स्ट, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? नो सच क्वेश्चन हैव एडमिटेड इन लास्ट 15 ईयर्स। सैड स्टोरी। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने वाले मिनिस्टर्स हैं उनको खुद कुछ नहीं पता है भाई, और जिसको पता है तो वो पूछ लेता है। लेकिन देखो 15 साल से अगर नहीं पूछा है तो उनको कितना ही पता है, और कितना लेजिस्लेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कितना ही शौक इन लोगों का कि या तो इनको बस ये बोल लो हवाबाजी करवा लो और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करा लो। पॉलिटिक्स है भाई ये, और ये पॉलिटी है जो हम पढ़ रहे हैं। आपको पता है ना पॉलिटिक्स और पॉलिटी में कितना डिफरेंस है? कमेंट सेक्शन में बताओ। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वेश्चन आर? हाँ, चलो क्वेश्चन आर हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? क्यों पार्लियामेंट के हर सेशन के पहला घंटा क्वेश्चन आर से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जीरो आर आता है, फिर उसके बाद जो भी चलता रहता है अपना काम। एक बात बताऊं, जीरो आवर से ना वो मिनिस्टर्स लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि उस टाइम ना रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन आर को एक्सटेंड करते हैं कि भाई जो रिटर्न अनरिटर्न क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व कर दो, क्योंकि इसके बारे में तुम प्रिपेयर कर सकते हैं। जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग,
ओवर मतलब स्मार्ट पीपल जिनके पास दिमाग है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके आंसर मिलना तो मुश्किल हो जाता है, तो वो लोग 0 आवर से बचते हैं और क्वेश्चन आवर पे एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं कि टाइम क्वेश्चन आवर में खिंच जाए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? Legislative control over executive and keeps the minister on the toes as their answer are published for consumption of public। हाँ देखो, अब क्वेश्चन आवर्स में जो एग्जीक्यूटिव है मिनिस्टर, वो एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है, जो लेजिस्लेटिव लॉ वगैरह बनाता है उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है हमारा मिनिस्टर। तो जब लेजिस्लेटिव क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसके पास नॉलेज है और एग्जीक्यूटिव उस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रिप्लाई करेगा तभी सही होगा। अगर गलत तरीके से रिप्लाई किया तो ये जो क्वेश्चन वगैरह जो आंसर हो रहा है ये पब्लिक में सर्व किया जाएगा, जितना भी ये चल रहा है क्वेश्चन आंसर्स ये पब्लिक के नज़रों में जाएगा। आप आरटीआई फाइल करके भी अपने लिए कोई पर्टिकुलर चीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल लगता है एग्जीक्यूटिव पे। इट एंश्योर एग्जीक्यूटिव मतलब क्या है भाई, मोस्टली तो वो उनको चाहिए कि जनता उनके साथ रहे, उनके खिलाफ रहेगा तो उनका तो बंटाधार हो जाएगा भाई। इट एंश्योर अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इन फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। सिंपल, इसमें समझाने से कुछ नहीं है। जो हमारे लेजिस्लेटिव हैं वो एग्जीक्यूटिव पे देखते रहते हैं कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा है तो फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन नहीं पूछेंगे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे तो इनको आंसर देना पड़ेगा, और आंसर सही नहीं दिया तो फिर तो भाई बंटाधार है ना इनका। और ये जरूरी भी है। इट हेल्प्स इन्फॉर्मिंग द सिटीजन्स अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। वही हमको पता चलता रहेगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन का आंसर क्या गया। तो जो कॉमन पीपल के जो कॉमन डाउट्स हैं वो भी इन क्वेश्चन आर में सॉल्व हो जाते हैं। समझे? इतने प्यार से बताया हूँ। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी। इट एक्ट एज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मीन्स सब मिलके काम कर रहे हैं, अकेले एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव नहीं बना है, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव नहीं बना है। समझ ना, लॉ वाला भी एग्जीक्यूटिव को देख रहा है कि सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन आर के थ्रू। भले ही कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन क्वेश्चन मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई पूछने वाला है ना तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, और तुमसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा कि भाई क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो तो अपनी मर्जी करोगे। बेस्ट एग्जाम्पल है तुम खुद। अगर कोई तुमको देख रहा है कि तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर पेरेंट्स है कि हाँ भाई तू पढ़ रहा है टाइम पास कर रहा है, तो फिर तुम वो काम करोगे। भले ही तुम 14 घंटे नहीं पढ़ो, तुम 8 घंटे पढ़ोगे 6 घंटे पढ़ोगे, और अगर तुमसे कोई कुछ भी नहीं बोल रहा तो भाई तुम 6 घंटे सोते रहोगे, मतलब पूरे टाइम मस्ती करते रहो। मेरे हिसाब से आदमी का बेसिक ब्रेन भी यही काम ऐसे ही काम करता है। वो नहीं चाहता मेहनत करना, वो चाहता है चिल, जस्ट चिल बेबी, वो ये चाहता है। चलो कंटिन्यू करते हैं, वरना अभी मैं शायरी आयरी सुनाने लग जाऊंगा तो रो दोगे। इशू एसोसिएटेड विद फंक्शनिंग ऑफ क्वेश्चन आर्ट। अब प्रॉब्लम क्या है ना भाई, देखो 2015 में सिर्फ 26% क्वेश्चन आर के टाइम को यूज किया गया क्वेश्चन पूछते हुए, और 2020 में 20%। सोच लो कितने ही इंपॉर्टेंस ये लोग दे रहे हैं क्वेश्चन को। ना इनको क्वेश्चन पूछना है, इनको जवाब देना है। तो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछना है? क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और फिर अगर कोई एक प्रॉपर पार्टी आ जाती है, अपोजिशन में स्ट्रांग नहीं रहती है, तो फिर भाई वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। फिर वो ऐसे क्वेश्चन लाएंगे नहीं क्वेश्चन आर में जो सामने वाले की धड़कन बढ़ा दे। You guys are getting me? What I'm trying to say, right? In recent time, question hours has been suspended by Business Advisory Committee of the Parliament. देख लो, सस्पेंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने बोली कि भाई ये लोग खींच देते टाइम और बाकी का टाइम है नहीं, मतलब एक तो ये कर नहीं रहे हैं और फिर उसके बाद सस्पेंड ही कर दिया है। तो क्या ही बोलूँ मैं। इन द पास्ट एमपी हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन आफ्टर टेकिंग मनी। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चंस पूछ रहे पैसा लेके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम क्वेश्चन पूछ रहे, प्रॉब्लम ये है कि तुम दूसरे अपोजिशन पार्टी या फिर कुछ लोगों से या फिर कोई मीडिया सोर्स से तुम पैसा ले रहे हो और फिर उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो। यू गाइस आर गेटिंग मी? मेरी आवाज तेज हो रही है क्या? आई डोंट नो, अनफॉर्चुनेटली। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन ये किस चीज से रिलेटेड है? मतलब ये कौन सा प्रोसीजर है पार्लियामेंट? ये है एक बिल के पास होने का। अ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट मनी बिल।
सबको पता है मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. अ बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोसीजर ऑफ स्क्रूटनी एंड डिस्कशन इट इज सपोज्ड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस सेपरेटली और इन अ जॉइंट मैनर. Every bill in the parliament has to go through three stages known as three reading of the bill. एक बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जब वो उसमें इंट्रोड्यूस होगा तो वो डिस्कशन होगा प्रॉपर तरीके से. फिर वो बिल ना दोनों हाउस में पास होना चाहिए मेजॉरिटी के थ्रू. ठीक है, कुछ बिल्स के लिए अपन को आर्टिकल 368 वाली मेजोरिटी लगती है, कुछ के लिए ऑर्डिनरी मेजोरिटी या फिर सिंपल मेजोरिटी लग जाती है. एवरी बिल इन द पार्लियामेंट हैज टू गो थ्रू थ्री स्टेजेस as the three reading of the bill. A bill has to be introduced by a prime minister or a private member by taking leave of the house. ठीक है, लीव किससे लिया जाएगा? लीडर ऑफ द हाउस से. ठीक है, तो कोई भी मिनिस्टर या फिर प्राइवेट मेंबर एक बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है किसी भी हाउस में, लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है वो है लीव ऑफ द हाउस, जो हमारा स्पीकर या फिर लीडर ऑफ द हाउस देगा. स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा में कौन है? हमारा चेयरमैन. सेकेंड रीडिंग होती है जनरल डिस्कशन. सेकेंड रीडिंग का मतलब क्या? एक जनरल डिस्कशन होगा उस बिल पे और उस बिल में क्या लिखा है उसको टुकड़े में तोड़ेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर उसको डिस्कस किया जाएगा. आफ्टर दिस द बिल में फॉलो द पाथ गिवन. अ बिल में बी टेकन फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस. डिस्कशन हुआ और उन लोगों को लगा कि भाई इसमें कुछ इशू है तो इसको और प्रॉपर तरीके से डिस्कशन की ज़रूरत है, अभी टाइम कम पड़ा तो उसको और डिस्कस कर सकते हैं. अ बिल में बी सेंड टू द सिलेक्टेड कमिटी ऑफ द हाउस. अभी एक हाउस है, रीडिंग हुई, अब वो हाउस के पास इतना टाइम नहीं है तो वो एक कमेटी सेटअप कर दी कुछ मिनिस्टर्स और कुछ ऐसे मेंबर्स को जो उस बिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज रखते हैं. अब वो कमेटी बन गई तो सिंपल है, वो लोग अपना सॉल्व कर लेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे. और थर्ड वन इज द बिल में बी सेंड टू ज्वाइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट. अब बिल अगर डिस्कशन दोनों को लग रहा है, राज्यसभा लोकसभा दोनों को लग रहा है कि भाई इसमें डिस्कशन अभी भी जरूरी है, तो वो दोनों मिलकर एक कमेटी बनाएगी, वो कमेटी मिलकर एक सॉल्यूशन देगी और वो कमेटी मिलकर सॉल्यूशन देगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा, मतलब उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होगा. इम्प्रूवमेंट का बोलेगी तो इम्प्रूव किए जाएंगे, रिमूवल का बोलेंगे तो रिमूव किया जाएगा. इट्स इज नॉट अ बिग डील गाइस, इट इज वेरी सिंपल. रीजन फॉर सेंडिंग द बिल टू कमिटीज: टाइम लिमिटेशन, एक्सपर्टीज. एमपी विद एक्सपर्टीज विल बी पार्ट ऑफ द कमिटी. ठीक है भाई, एमपी में पुट बिहाइंड देयर पॉलिटिकल डिफरेंसेस एंड वर्क इन द नेशनल इंटरेस्ट एज मीटिंग ऑफ द कमिटी हैपन इन द क्लोज डोर. ठीक है भाई, देखो हमारे कुछ एमपीज तो हैं, जैसे कि शशि थरूर हो गए थे, मतलब फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जितने भी है, ठीक है. कुछ लोग तो बहुत नॉलेजेबल है और कुछ लोग बिल्कुल शून्य बटे था सन्नाटा. ये कुछ लोग कहाँ हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ रिलीजन, कास्ट, ये डिफरेंसेस क्रिएट करके ऊपर कुर्सी में पहुंचे. तो उन अनपढ़ गवार लोगों को संभालने के लिए हमारे तुम्हारे जैसे लोग पढ़ते हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो तब हम उनको अपनी राय देते हैं, क्योंकि तभी तो देश चलता है. अगर उनके भरोसे देश चला तो बेड़ा गर्क हो जाएगा. क्यों कांग्रेस को लोग क्रिटिसाइज करते हैं? क्यों? छोड़ो, वो भी अलग टॉपिक है. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं, बट जो है सो है. अभी कुछ टाइम बीजेपी चलेगी, उसके बाद कुछ टाइम आएगा, मतलब 20 साल आ जाएगी, तो इसकी भी कमियां बाहर आती जाएंगी, और जब कमियां बाहर आती जाएंगी तो हम इसको भी क्रिटिसाइज करते जाएंगे. और अभी भी इसमें कमियां हैं. फार्म बिल्स आते हैं, फ्री बीस नहीं देती है बीजेपी पार्टी. क्यों नहीं देती? कौन बोलते नहीं देती? हमारे यहाँ लाडली बहना स्कीम चल रही है, 1000-1000 रुपए बहनों को जा रहे हैं. भैया गए भाड़ में, बहना जाए पहाड़ में. ऐसा चलता है. सब देती, सारी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे रेवड़ियां देती रहती हैं. फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, लोगों की आदत भी है. और जो कमाने की सोचता है, मेहनत तरीके से कमाना चाहता है, उससे तो भाई कुत्तों ऐसे काम करवाते हैं और फिर टैक्स के रूप में पैसा ले लेते हैं. 8 लाख से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे 2 लाख जीएसटी में, मतलब जितना भी टैक्स है उसमें चले जाएंगे. 10 लाख से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे 3 लाख चले जाएंगे. 14 लाख से ज़्यादा हुआ तो तुम्हारे 4 लाख चलेंगे. भाई, कमाई क्यों रहा है यार? और एक वो बैठी है फाइनेंस मिनिस्टर, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग.
बस मिडिल क्लास लोगों से पैसा ले लेके अमीर बनना है। कभी मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को रोड टैक्स देते हुए नहीं देखा। ये जो मिनिस्टर्स इधर उधर घूमते रहते हैं, वो देना भाई। असली यूज तो वो लोग करते हैं इस चीज का। वो तो करते करते उनके पूरा खानदान बैठा रहता है फ्रीली, कि मिनिस्टर जा रहा है, मिनिस्टर के हैं रिलेटिव हैं, और फिर हम हमारा पूरा खानदान जाएगा आराम से फ्रीली, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि हम मिनिस्टर के लौंडे हैं। एक वो अमित शाह का लौंडा बैठा है, जय शाह, किस हिसाब से चेयरमैन बन चुका है, क्या नॉलेज है उसके अंदर, मेरे को तो नहीं दिखता। वैसे ठीक है, अब उसके बाप ने इतनी मेहनत करी है तो वो बच्चा भी कुछ, चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो। देखो मैं बोल रहा हूँ, मैं इधर उधर हूँ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि भाई ऑन द पॉइंट रहा करो, बकवास मत किया करो हमारे सामने, टाइम वेस्ट करने नहीं आया। थर्ड रीडिंग, अरे हाँ, चलो ये रहा। Committees may prepare the report that may become the basis for the discussion of the parliament. The bill may be taken for the further consideration of the house. Clause by clause discussion may take on the bill, and the member may suggest amendment to various clauses that would be put to vote of the house. Some amendments are adopted, some are dropped. वही कमिटीज कुछ रिकमेंडेशंस देगी, कुछ लोग, कुछ ये हमारे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ ड्रॉप कर देंगे और इम्प्लीमेंट करके इसको आगे भेज देंगे। थर्ड रीडिंग में क्या होता है? The entire amendment is put to the vote of the House. The bill is transmitted to second House of the Parliament. In the second House, the bill goes through the same procedure and of the three process. मतलब वही पहली रीडिंग हुई, जनरल डिस्कशन हुआ, सेकंड में फिर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन हुआ, और फिर कमिटीज वगैरह बनाएगी, कमिटी डिस्कस करेगी, थर्ड रीडिंग में इसको वोट ऑफ द हाउस में डाल देंगे। अगर वो बिल किसी मनी वगैरह रिलेटेड है तो स्पेशल मेजोरिटी, और नॉर्मल बिल है तो फिर नॉर्मल मेजोरिटी से, ऑर्डिनरी मेजोरिटी से पास हो जाएगा, और वो होने के बाद उसको सेकंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में भेज दिया जाएगा, और वो सेम थ्री चीज़ों से जाएगा फिर, ठीक है। तुमको नेक्स्ट हाउस में भी वही होगा जो अभी इसमें होता। व्हाट विल हैपन टू द बिल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा? हाँ, अभी लोकसभा राज्यसभा, अब लोकसभा डिसॉल्व कैसे हो सकती है? या तो हमारा प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे, या फिर हमारा प्रेसिडेंट बोले कि हमारे लोकसभा को उड़ा दिया जाए, मतलब प्रेसिडेंट से हमारा प्राइम मिनिस्टर बोले कि नहीं, फंक्शनिंग नहीं हो रही लोकसभा की, अभी हमारे पास मेजोरिटी नहीं है तो इसको हटा दो, तब ये हो सकता है। ओके, मेरे को जॉन्डिस हो गया क्या? आई डोंट नो, पानी नहीं है। किस्मत देखो भाई मेरी, माय गॉड। ओके, a bill introduced in Lok Sabha and pending in Rajya Sabha will lapse, ठीक है, राज्यसभा नहीं लोकसभा। चलो ठीक है, एक ऐसा बिल जिसको लोकसभा में लेकर आया गया हो, वो प्रोसीजर के होने से पहले ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, तो वो बिल खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बिल इंट्रोड्यूस एंड पास्ड इन लोकसभा एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑफ राज्यसभा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, वही पेंडिंग, मतलब लोकसभा में आया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पहुंच गया। अभी राज्यसभा में है तो वो, लेकिन वो राज्यसभा में डिस्कशन और पास होने से पहले ना हमारा लोकसभा लैप्स हो जाएगा, तो ये हमारा बिल भी टडिंग टडिंग, अ बिल इंट्रोड्यूस एंड पास इन राज्यसभा पेंडिंग अप्रूवल ऑफ, वही सेम अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ और राज्यसभा में पास हो गया, अब लोकसभा में अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा लोकसभा डिसॉल्व हो गया, तो ये बिल भी ट्रेंड ट्रेंडिंग, अ बिल पास बाय बोथ द हाउस पेंडिंग अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया, और बस बच्चा कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अगर इसमें साइन कर देगा तो ये बिल पास हो जाएगा, और हमारा इस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो क्या होगा? क्या ये बिल पास होगा या फेल होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते, तो ये लैप्स नहीं होगा, प्रेसिडेंट पास करेगा या फिर इसको अपने वीटो में डालेगा। द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल, अच्छा आपको समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इफ यू आर गेटिंग मी देन से यस, इफ यू आर नॉट गेटिंग मी देन जस्ट आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, अब नहीं करूंगा। डिड आई शाउटेड?
मैं माइक चेक कर रहा हूँ, वैसे में मेरे ज़्यादा व्यूअर्स नहीं है तो आई कैन डू एनीथिंग, दीज आर माई लेक्चर्स, आई एम सॉरी। द प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या है? ऐसे बिल जो हमारे फाइनेंशियल चीज़ों से डील करते हैं, जैसे कि टैक्सेस को बढ़ाना, कम करना, अल्टरनेशन होना, या फिर कुछ अमेंडमेंट करना फाइनेंशियल मैटर्स से। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल बिल्स में आते हैं। उसमें बहुत टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 भी होता है। ठीक है, तो bills involving financial matter are treated differently when compared to ordinary bills and constitutional amendment bill। तो ऐसे बिल्स जो नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से अलग है, उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और बिल्स दैट आर कंसर्न ओनली विद फाइनेंशियल मैटर आर मेंशन इन आर्टिकल 110(1)। और आर्टिकल 110(1) बोलता है मनी बिल का। मनी बिल शुड नॉट कंटेन एनी अदर मैटर एज मेंशन इन आर्टिकल नंबर 110(1). मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सेकंड वन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद इनिशियल एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। और लास्ट में साइन भी हमारा प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल। सीधी बात, इंट्रोड्यूस नहीं करा जा सकता, तो राज्यसभा इसको ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता और अकेले इसको पास करवाने की कोशिश नहीं कर सकता। ओके, इट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल एंड इन केस डज नॉट एक्ट इन द बिल फॉर द। ठीक है, राज्यसभा के अंदर 14 दिन बस होता है, 14 दिन तक रहेगा, या तो वो एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, रिजेक्ट तो कर ही नहीं सकता। और 14 दिन के अंदर वो उसको होल्ड करके रखा हुआ है, डिस्कशन कर रहा है, और 14 दिन से ज्यादा हो गया तो भाई ये बिल अपने आप पास हो जाएगा। समझ रहे हो? राज्यसभा में सजेस्ट अमेंडमेंट द बिल बट लोकसभा इज नॉट बाउंड टू द सजेशन। ओके, सिंपल। राज्यसभा कहेगा, लोकसभा, राज्यसभा के भाई इसमें ये चेंज कर लो, लोकसभा सोचेगा ठीक करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि लोकसभा तो अलग मेजोरिटी है भाई। मेरी आवाज चेंज हो रही है क्या गाइस? चलिए, मैंने बोला था ना, मनी बिल इज आर्टिकल 110। आर्टिकल याद रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और ऐसे आर्टिकल्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस शिट टू यू गाइस। और एक और चीज़ बोलूँ, मैं रात में मैपिंग करूँगा। अब मैं मैप्स भी पढ़ाऊंगा भाई, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं मैप करके देखूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। ओके, तो मैं लाइव आ जाऊँगा और मैपिंग कंप्लीट कर दूंगा भाई। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, आर्टिकल नंबर 1171 और 1173, दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। ये दोनों टाइप के आर्टिकल फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और टाइप 2 के बारे में बताते हैं। अब फाइनेंशियल बिल टाइप 1 है क्या? एक ऐसा बिल जो लोकसभा में बस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या है? एक ऐसा बिल जो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अब बिल विच कंटेन ओनली मैटर्स 1101 मनी बिल से रिलेटेड हो, तो वो आर्टिकल नंबर 1171 में होगा। और 1173 में क्या होगा? बिल अलॉन्ग विद इट्स मेन प्रोविजन इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 क्या है? सिंपल, टाइप 2 इतना सा बस चीज ऐड कर रहा है, मनी बिल से तो है, लेकिन वो चीज़ तो है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने की बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनेंशियल बिल ऑफ टाइप 2। सीधा टाइप 1 में मनी बिल, सेकंड वन इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना। ये किसी भी हाउस में मतलब समझ लो ना, किसी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसके लिए हमको पहले से ही परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज द मेजर फंड ऑफ इंडिया। तो उसमें से अगर तुमको पैसा निकालना है तो हमको प्रेसिडेंट की प्रियर परमिशन चाहिए। ओके, पावर ऑफ राज्यसभा सेम एस लोकसभा। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है? मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 टाइप 2 क्लियर है? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर नहीं है तो फिर मैं इस टॉपिक पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा इफ यू वांट इट। ओके ओके गाइस, आई थिंक यू गाइस आर गेटिंग, जितने भी देख रहे हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, issue related to the passage of the money bill. Since Rajya Sabha has limited powers with respect to money bill, the executive has made
repeated attempt to introduce certain will as many will to circumvent the scrutiny of राज्यसभा। अभी क्या करते हैं देखो, राज्यसभा के पास उतने कुछ पावर है नहीं, तो ये क्या करते हैं लोकसभा वाले, ये इतना काम कर देते कि भाई जो नॉर्मल बिल है उसको भी मनी बिल के नाम पे इंट्रोड्यूस कर दें, जिसमें राज्यसभा ज्यादा इंटरफेयर कर ना पाए। सिंपल। एज पर सेवरल एक्सपर्ट्स इट हैज वीकन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कैरेक्टर को भी तोड़ रहा है, क्योंकि राज्यसभा की तो पावर ही छीन ली ना भाई, कि तुम इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, डिस्कस नहीं कर पा रहे हो, 14 दिन के अंदर ही अंदर तुम इसको पास करके दो, नहीं दोगे तो फिर अपने आप पास हो जाएगा। क्या ही पावर रही भाई, खुद तो ऐसी इज्जत हुई मनी बिल के रिलेटेड तो इन लोग की, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड द रोल ऑफ रिवाइजरी हाउस टू राज्यसभा टू प्रिवेंट हैस्टी एंड पॉलिटिकली मोटिव डिसीजन which get defeated as a result of such move. Since the decision of Speaker of Lok Sabha is final with respect to the status of bill as a money bill, हाँ, एक बिल मनी बिल है या नहीं वो कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। तो ये भी मिसयूज ऑफ द पावर है, क्योंकि वो तो लोकसभा का ही लीडर है और वो उन्हीं में से चूजन आदमी है, तो जो मेजोरिटी पार्टी चाहेगी उसी को चूज किया जाएगा। As simple as like that, bro. Even this scenario, it is necessary to evolve an objective and independent procedure to, देखो ये ठीक है कि लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करता है, लेकिन इसकी डिस्क्रिमिनेशनरी पावर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए जिससे हम एक करेक्ट डिसीजन के तरफ बढ़े। We may follow the British system where the decision on such matters shall be taken by committee consists of the member of the opposition as well. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ब्रिटिश जाते हैं, मतलब ब्रिटेन जाते हैं, और ब्रिटेन में जो मनी बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम तो नहीं है, जो मेजोरिटी पार्टी जो पावर में है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात कि हमको पैसा निकालना है और टाइप 1 के अकॉर्डिंगली निकालना है, तो हम खुद ही अपना सॉल्व कर देंगे। हमारा स्पीकर है वही डिसाइड करेगा, फिर एट द एंड हम प्रेसिडेंट की परमिशन ले ही रहे हैं तो फिर वो तो पास हो ही जाना है, क्योंकि प्रेसिडेंट फिर एक बार खुद ही अपने एक्शन देने के बाद उसको हटाता नहीं, मतलब क्या ही मतलब रहेगा तुम पहले उसको बोल दो कि हाँ भाई ले लो और फिर उसके बाद बोलो ना लो, दुख दर्द पीड़ा टाइम वेस्ट पैसा वेस्ट सब कुछ होगा ना। प्रेसिडेंट वैसे भी कुछ नहीं बोलता, एक नॉमिनल हेड। वी मे फॉलो द ब्रिटिश सिस्टम वेयर डिसीजन, ठीक है, हम ब्रिटिश सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं जिसमें अब एक कमिटी बना दी जाए जिसमें जो मेजोरिटी पावर मेजोरिटी वाले भी हो और माइनॉरिटी वाले भी, तो इसका सॉल्यूशन आसानी से निकल आएगा। इवन दो द कोर्ट हैव शोन रेस्ट्रेंट फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन सच मैटर्स ड्यू टू आर्टिकल 1103, द कोर्ट इन द आधार केस हेल्ड दैट इट डज नॉट हैव पावर टू चेक वेदर स्पीकर एक्टेड इन आर्बिट्री मैनर और नॉट। आधार केस हुआ था, उसमें कोर्ट को इतना ही बताना था कि जो स्पीकर डिसाइड कर रहा है क्या वो खुद के हिसाब से डिसाइड कर रहा है या फिर ये किसी प्रेशर में आ रहा है या फिर जो पूरी गवर्नमेंट चाहती है वो कर रहा है, तो वो चीज ना डिसाइड। एक्चुअली मैं आधार केस थोड़ा भूल रहा हूँ, तो उसको आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। वैसे भी लेक्चर खत्म हो चुका है, बजटरी प्रोसेस के साथ साथ में आधार केस आपको बता दूंगा। तो सीधी सिंपल बात, आधार केस में इतना ही, यहाँ पे जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल सा बस इतना ही लिखा है कि जो स्पीकर है जो काम कर रहा है वो आर्बिट्री मैनर में कर रहा है या फिर कोई मतलब एक सर पे जवाबदारी के हिसाब से कर रहा है, वो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी। ये आधार केस की वर्डिक्ट थी, ये हमारे कोर्ट ने बोला उस टाइम पे, ठीक। हाउएवर डिस्पाइट जुडिशियल रिव्यू देयर इज एन अर्जेंट नीड टू ब्रिंग सच रिफॉर्म्स। ओके, ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। अब आप बेसिकली जिस चीज के लिए यहाँ पे हो, सेल्फ टेस्ट खुद को चेक करो भाई। विथ रेफरेंस टू मनी बिल ये आंसर है, मतलब लास्ट लेक्चर को भी पढ़ के आना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट लेक्चर के भी क्वेश्चन, मतलब जो थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड रहते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आंसर देते जाओ। ओके गाइज गेट दीज आंसर्स, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, आंसर्स लिख के बोलो। बाय बाय।